नेपाल की रहने वाली निर्मला राय अपनी फ्रेंड अस्मिता को अपने घर बुलाती है। ये उनके स्कूल के फाइनल एग्जाम से थोड़े ही समय पहले की बात है, जब अचानक से अस्मिता निर्मला के घर पहुंचती है। निर्मला उसको दिखाती है कि उसके हाथ पे, उसकी बाजू पे अलग अलग चोट के निशान थे। इसके अलावा उसकी बैक पे नाखूनों के निशान भी थे। निर्मला ने बताया उसने ये सारी चीजें महसूस की, उसको ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये सच्चाई है या फिर एक सपना है। जब तक वो उठ के देखती है तो उसको समझ आता है कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में कुछ सच्चाई तो है। जब इसके पीछे का राज निकल के सामने आता है तो निर्मला, अस्मिता और निर्मला के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। आज का इंसिडेंट है 2013 का, जो हमारे साथ शेयर किया नेपाल की ही रहने वाली अस्मिता राय ने। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस पे प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप अपने सजेशंस भी हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस हर वीडियो की आती रहें। अपना इंसिडेंट आप कैसे शेयर कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया नेपाल की रहने वाली अस्मिता राय ने। अस्मिता ने बताया इंसिडेंट 2013 का है, जब उनके स्कूल के आखिरी साल चल रहे थे। मतलब कि ये वो समय था जब उनके एग्जाम्स होने वाले थे, सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद थोड़ी सी छुट्टियां थी फाइनल एग्जाम से पहले। उनके क्लासमेट्स बहुत सारे टीचर्स को फोर्स कर रहे थे। वो चाहते थे एक पिकनिक करना, बेसिकली इस तरह की पिकनिक जिसमें वो रात को स्टे कर सकें, अलग अलग एक्टिविटीज कर सकें और इसके बाद अगले दिन चाहे वो घर वापस चले जाएं। अस्मिता ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फोर्स करते हैं तो टीचर्स को फाइनली अग्री करना पड़ता है और इसी के चलते वो एक जगह देखते हैं। जगह नेपाल की ही थी, जो कि एक पिकनिक स्पॉट ही था बेसिकली। इस जगह पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी थी, बहुत सारा खुला एरिया था ये, और स्टूडेंट्स जो भी चाहते उस तरह की एक्टिविटीज वहां पे प्लान की जा सकती थी। जो इस जगह का ऑनर था उसने बताया था कि अगर लिस्ट दे दे तो वो सब कुछ ही प्लान कर देगा, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेटअप भी कर देगा। फाइनली वो दिन आता है जब ये सारा प्लान एग्जीक्यूट होता है। अस्मिता ने बताया लगभग 22 से 25 स्टूडेंट गए हुए थे इस पिकनिक पे, लेकिन उन सब के साथ मतलब एक एक ग्रुप था जिनके अलग अलग टेंट वहां पे लगाए जाने थे। एक तरह की कैंपिंग थी और हर एक टेंट में एक टीचर 3 से 4 स्टूडेंट्स के साथ सोने भी वाला था। खैर वो इस जगह पे पहुंचते हैं शाम को लगभग 3:30-4 बजे के अराउंड। अस्मिता ने जगह का नाम नहीं बताया क्योंकि ये उनके लिए भी किसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है। खैर अब जब वो इस जगह पे पहुंचते हैं, वहां पे शाम की कुछ एक्टिविटीज थी जो प्लान की जाती हैं। इस समय तक इस स्पॉट का जो ओनर था वो भी वहीं पे था, उनके साथ ही पिकनिक कर रहा था। मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड कर रहा था, अगर उनको कुछ भी चाहिए हो तो वो उनको दे रहा था। खैर इसी तरह से थोड़ा सा समय और बीतता है। जो ऑनर था वो डिनर से पहले वापस चला जाता है, लेकिन वहाँ पे उसने एक औरत छोड़ी हुई थी। औरत का नाम था लता। ये एक मिडिल एज्ड औरत थी जिसकी उम्र 40 से 45 साल रही होगी। अस्मिता ने बताया देखने से लग रहा था कि वो औरत विधवा है, मतलब कि उसके आगे पीछे शायद कोई भी नहीं है। शायद वो इसीलिए यहाँ पे रहती है या फिर शायद ऑनर ने तभी उसको ये नौकरी दी थी। अब लता का काम ये था कि उसने बच्चों की देखरेख करनी थी। आसपास जंगल का एरिया था, उसमें जाने नहीं देना था उनको, और उनके खाने का, पीने का या फिर साफ सफाई का जो भी ध्यान रखना था वो उसी औरत ने यानी कि लता ने ही रखना था। यही सब कुछ इसी तरह से चलता है। लता भी टीचर्स के साथ ही हैंग आउट कर रही थी और वहीं पे बैठी हुई थी, बातें कर रही थी जो फीमेल टीचर्स थे। बच्चे खेल रहे थे, अपनी अपनी आउटिंग्स कर रहे थे, पिकनिक कर रहे थे और जो एक्टिविटीज उनको करनी थी वो सब कुछ कर रहे थे। इस सब के दौरान लता डिनर बनाना शुरू करती है। बच्चों का डीजे पार्टी चल रही थी, इसी के चलते सब डांस वगैरह करते हैं और उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है। सबको डिनर करवाया जाता है, जिसके बाद कुछ और फन एक्टिविटीज थी। रात को लगभग 11 से 11:30 बजे के आसपास सब अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। हर एक टेंट में एक टीचर भी था। अस्मिता ने बताया उनकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था निर्मला। वो भी उन्हीं वाले टेंट में उन्हीं के साथ थी, मतलब बचपन से वो साथ में ही पढ़ते आए थे। अब उनके स्कूल का फाइनल ईयर चला हुआ था। तो खैर जिस तरह से प्लान था, एक एक टीचर हर एक टेंट में जाता है और सबको सुला दिया जाता है। सुबह भी उनकी कुछ फन एक्टिविटीज थी, जिसके बाद दोपहर में उन्होंने वापस अपने अपने घर चले जाना था। रात को वो सब सो जाते हैं, लेकिन अचानक से मिडनाइट लगभग 1-1:30 बजे के अराउंड
कुछ बहुत अजीब सी चीज़ होती है। सब अचानक से उठ जाते हैं। अस्मिता के टेंट के अंदर जो लोग थे, पहले उनके टीचर और बाकी जो 2-3 स्टूडेंट्स थे अस्मिता के अलावा, वो भी उठते हैं और वो देखते हैं कि लता उनके टेंट के अंदर निर्मला को लेके आती है। वो कहती है कि ये बच्ची बाहर घूम रही थी। इस समय रात को बाहर घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कुछ जानवर भी बाहर होते हैं और शायद ये जानबूझ के बाहर नहीं आई, ये अपनी नींद में बाहर आ गई थी। निर्मला को देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे वो स्लीप वॉक कर रही थी। उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद थी। वो लग नहीं रहा था कि अपने कंट्रोल में है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अस्मिता ने बताया उसने आज तक ये कभी भी नहीं सुना। वो निर्मला के घर भी आती जाती रहती थी। उसके पेरेंट्स से उसकी बहुत अच्छी बनती थी। आज तक उसने नहीं सुना था कि निर्मला को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। खैर, टीचर्स और बच्चे फिर भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि निर्मला को देख के ऐसा लग रहा था वो सच में नींद में है। इसी के चलते लता उसको टेंट के अंदर छोड़ती है और जिसके बाद निर्मला को एज इट इज ही सुला दिया जाता है। बाकी भी सब सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में सबको नींद पड़ भी जाती है। अगली सुबह होती है। जो कुछ एक्टिविटीज होनी थी वो करवाई जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निर्मला को कुछ याद ही नहीं था। उसको हल्का हल्का याद था कि शुरुआत में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो चाह के भी किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। शायद कुछ ऐसी चीजें थी जो उसको रोक रही थी। खैर, इसके बाद बच्चों की फन एक्टिविटीज होती हैं। दोपहर का टाइम होता है और जिस टाइम पे उन्होंने वापस जाना था उसी टाइम पे सब वापस अपने अपने घर निकल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पिकनिक के बाद से छुट्टियां थी। छुट्टियों के बाद एग्जाम शुरू होने थे। इसी के चलते सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं और वहीं पे उसी तरह से रहना शुरू करते हैं क्योंकि उसके बाद स्कूल नहीं था, पढ़ाई घर पे ही करनी थी। सबके साथ सब कुछ बढ़िया रहता है। मतलब जो 22 से 25 बच्चे गए थे उनके साथ सब कुछ ठीक था। जो टीचर्स गए थे उनके साथ सब कुछ ठीक था। लेकिन निर्मला के साथ चीज़ें कुछ अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। निर्मला अचानक से बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू करती है। वो बहुत डर में रहना शुरू कर देती है। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे वो किसी तरह से डिस्टर्ब्ड है। और ये सब कुछ अस्मिता को निर्मला की माँ ने ही बताया, क्योंकि अस्मिता बहुत फ्रीक्वेंटली निर्मला को कॉल करती रहती थी, उससे बातें करती रहती थी उनके घर का जो लैंडलाइन था उस पर। लेकिन अचानक से थोड़े दिन बीतते हैं जिसके बाद जब अस्मिता कॉल करती है तो निर्मला नहीं बल्कि उनकी माँ उठाती हैं और वो अस्मिता को कहती हैं कि बेटा, हम चाहते हैं तुम निर्मला से पूछो आखिरकार उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि ये वो समय है जब उसको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, जब उसको पूरी तरह से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है उसका ध्यान कहीं और ही है। वो अजीब सा बिहेव करती है, वो डरी डरी रहती है और हम समझ नहीं पाते कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। हद तो अभी 2 से 3 दिन पहले ही हुई है जब उसने ये रट लगाना शुरू कर दिया कि मुझे आपके साथ ही सोना है। मतलब जो निर्मला अपने कमरे में सोती थी, पढ़ाई के लिए उसको शांत स्पेस चाहिए होता था, रात भर पढ़ती भी थी कभी कभार, अब वो अपने माता और पिता के कमरे में सोना शुरू कर चुकी थी। और ऐसे भी अगर कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ हो या फिर कभी कभार वो दीवारों की तरफ, पर्दों की तरफ देखती रहती थी रात को, जैसे उसको कोई दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन वो जानते नहीं थे। उसकी माँ ने उससे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन निर्मला ने उनको कुछ बताया ही नहीं। अस्मिता ये सारी बातें सुनती है और उसको ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि निर्मला का बिहेवियर कभी भी ऐसा नहीं रहा था। इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने पिकनिक से वापस आना था, जो लास्ट उनकी सुबह थी, तब तक निर्मला बिल्कुल ठीक थी। बस उसको याद नहीं था उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रही थी। अब अचानक से उसके साथ हुआ क्या है, यही अस्मिता जानना चाहती थी। ये सब कुछ सुनने के बाद अस्मिता कहती है निर्मला की माँ को कि मेरी निर्मला से बात करवाओ। निर्मला की माँ निर्मला के पास फ़ोन देती हैं और वहाँ से खुद चली जाती हैं ताकि निर्मला कंफर्टेबल होके अस्मिता को सब कुछ बता सके। अस्मिता उससे पूछना शुरू करती है। शुरुआत में निर्मला उसको कुछ भी नहीं बताती, यही कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्मिता समझ चुकी थी जिस तरह से निर्मला उनको ये कह रही थी, उसके पीछे वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल होता था तो वो उस तरह से बात कभी भी नहीं करती थी अस्मिता से। ये एक फॉर्मेलिटी लग रही थी। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये वो वाली निर्मला नहीं है जिसको वो जानती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि ये कोई और है। जब अस्मिता बार बार पूछती है तो फाइनली निर्मला उसको कुछ बताना शुरू करती है। निर्मला अस्मिता को बताती है कि चाहे कोई भी समय हो, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, आंखें बंद हो, नींद पड़ी हो या फिर नींद खुली हो और कमरे में अंधेरा हो, उस समय उसको एक अजीब सी ब्लैक शैडो दिखाई देती है। अब ये जो शैडो थी, इसकी अपीयरेंस उसकी नज़रों के आगे से हटती नहीं थी। अगर वो अपने कमरे की सारी लाइट्स बुझा दे, जिस तरह से वो सोया करती थी, क्योंकि रोशनी में उसके लिए सो पाना पॉसिबल ही नहीं था, तो भी उसको हर तरफ दीवार के
वही एक शैडो दिखाई देती है अंधेरे में सेपरेट होके। अगर वो आंखें बंद कर दे तो भी उसको वही शैडो दिखाई देती है, और अगर कभी कभार फॉर्चुनेटली उसको नींद पड़ जाए तो सपने में भी वही शैडो दिखाई देती है। और ये सब कुछ उसका जीना एक तरह से हराम कर चुकी थी। मतलब निर्मला चाह के भी सो नहीं पा रही थी, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी, और वो नहीं जानती थी उसके अंदर किस तरह का डर बस गया था, जिसकी वजह से ना वो अपने माता से ना वो अपने पिता से शेयर कर पा रही थी कि उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। ये सब कुछ तो नॉर्मल था शायद। जब आगे वाली बात मैं आपको बताऊंगा तब आप समझेंगे असली भयानक चीज़ें होती क्या हैं। निर्मला ने अस्मिता को कहा कि क्या वो उसके घर आ सकती है अगले दिन। वो उसको कुछ दिखाना चाहती है, वो उसको कुछ बताना चाहती है जो वो डायरेक्टली अपने माता और पिता को नहीं बता पा रही। बेहतर होगा अस्मिता आए, वो अस्मिता को बताएगी, और अगर अस्मिता चाहे तो उसके माता और पिता को बता सकती है। अस्मिता के लिए ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था कि आखिरकार उसकी फ्रेंड के साथ ये हुआ क्या है। समय रात का हो रहा था, उससे वेट नहीं हो रहा था निर्मला के घर जाने के लिए। वो चाहती थी वो जल्दी से जाए, अपनी दोस्त से मिले और उसकी जो मेंटल स्टेट है उसको ठीक कर पाए। अगली सुबह होती है, अस्मिता निर्मला के पास पहुंचती है, जहां पे वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं निर्मला का बिहेवियर डिफरेंट था। अस्मिता उसको उसके कमरे में लेके जाती है, वहां पे बैठाती है और उससे पूछना शुरू करती है कि क्या था जो वो बताना चाहती थी अस्मिता को। लेकिन अस्मिता ने नोटिस किया निर्मला अभी भी अपने घर की, अपने कमरे की दीवारों की तरफ देख रही थी, और इस तरह से देख रही थी जैसे उसको कोई दिखाई दे रहा है। इस तरह से देख रही थी जैसे उसको किसी का डर है। इस तरह से देख रही थी जैसे उसको लग रहा था कि अगर वो कुछ भी बताएगी अस्मिता को तो उसको कोई हार्म करेगा। अस्मिता उसको हिम्मत देती है, वो कहती है कि कुछ नहीं होता, तू मुझे बता, मैं तेरे साथ बैठी हूँ, बाहर दिन है, तेरी फैमिली बाहर बैठी है, भगवान तुम्हारे घर पे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे बताओ क्या हुआ है। इसके बाद निर्मला अस्मिता को कुछ दिखाना शुरू करती है। वो अपना स्वेटर फोल्ड करती है, उसमें वो देखती है कि निर्मला की बाजू पे इस तरह से हाथ के निशान थे जैसे उसको किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। इसके अलावा वो अपनी पीठ के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वो उसको दिखाती है, और वहां पे क्लियरली देखने को मिल रहा था एक तरह से नाखूनों के निशान थे। अस्मिता ये देख के डर गई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ है क्या और क्यों ये निर्मला के साथ हो रहा है। वो उसको पूछना शुरू करती है। निर्मला फिर से उसी तरह से डरी थी, खुल के वो उसको कुछ भी बता ही नहीं पा रही थी। फाइनली वो हिम्मत करती है, अस्मिता को बताती है। वो कहती है जो शैडो उसको दिखती है कभी कभार उसको ऐसा लगता है जैसे उसके बहुत करीब आ गई है, कभी कभार उसको ये लगता है कि वो उसके शरीर से खेलने की कोशिश करती है, उसको बहुत जोर से कस के पकड़ती है, उसकी पीठ पे, फ्रंट पे नाखूनों के निशान लगाती है। उसको ये सब कुछ इल्यूजन लगा था। जब पहली रात हुआ तो उसको ऐसा लग रहा था उसको ये किसी तरह का सपना पड़ा है, लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है उसको शरीर में दर्द, अलग सी चोटों के निशान महसूस हो रहे थे अपनी पीठ पे। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है, शीशे में देखती है, वो खुद को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसके शरीर पे वही निशान थे जैसे उसको किसी ने कस के पकड़ा हो, उसको किसी ने नोचा हो। ये सारी चीज़ें वो क्लियरली देख पा रही थी, और अब निर्मला ने रिलेट किया था जो कुछ उसने सपने में देखा था या फिर किसी भी तरह की वो रियलिटी जो थी वो असल में हो रहा था उसके साथ। और उसी के बाद से उसने अपने पेरेंट्स के साथ सोना शुरू कर दिया था। जब से पेरेंट्स के साथ सो रही थी तो उसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब दिन होता था उसके आसपास कोई नहीं होता था तो उसको ये भयानक सी अपीयरेंस महसूस फिर भी होती थी। वो डरती थी और इसी के चलते वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पा रही थी। अब ये जो चीज़ें थी, जो सिचुएशन थी निर्मला के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी। अस्मिता खुद को रोक नहीं पाती है, तभी के तभी जाके वो उसके माता को और पिता को बताती है निर्मला से परमिशन लेके। निर्मला भी चाहती थी किसी तरह से उसके माता पिता तक बात पहुंचे, बस वो खुद नहीं बता पा रही थी, ना उसमें इतनी हिम्मत आ रही थी, और एक तरह से वो डर गई थी कि अगर वो बताएगी तो शायद ये चीज़ उसको और भी ज़्यादा हार्म करेगी। लेकिन अस्मिता उसको ऐसे देख नहीं सकती थी। इसी के चलते वो निर्मला के पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करती है। जब निर्मला की माँ निर्मला की पीठ पे, बाजू पे, फ्रंट पे ये निशान देखती है तो वो समझ आते हैं कि इसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। लेकिन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और कैसे ठीक हो सकता है, वो ये जानना चाहते थे। इसी के चलते उनकी कम्युनिटी में एक झाकरी इंसान होता है। अब इस कल्चर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन जो अस्मिता ने बताया उसके अकॉर्डिंग झाकरी वो इंसान होता है जो कि एक तरह से ब्रिज का काम करता है इन चीज़ों के बीच और इंसानों के बीच। कोई भी इंसान अगर पजेस्ड हो, किसी पे भूत प्रेत हावी हो, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, तो इनकी कम्युनिटी में झाकरी ही इन चीज़ों का इलाज करता है। ऐसा माना जाता है कि उनमें
देवीय शक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसान को जो इस तरह की सिचुएशन से जूझ रहा है उनको ठीक कर सकता है। निर्मला की फैमिली निर्मला को लेके उन्हीं झाकरी के पास जाती है, लेकिन वो साथ ही अस्मिता को भी लेके जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे निर्मला कंफर्टेबल रहे। जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रही, इन झाकरी से शेयर नहीं कर पाएगी, वो अस्मिता से ज़रूर शेयर करेगी। इसी के चलते वो अस्मिता को भी साथ में लेके जाते हैं। झाकरी के पास वो पहुंचते हैं। जैसे थोड़ी देर बैठाया जाता है निर्मला को, उसके बाद ये झाकरी कुछ बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है ये अपने मुंह से ही बताएगी। थोड़ी देर वो कुछ और क्रियाएं करते हैं और निर्मला लिटरली थोड़ी ही देर में कुछ चीज़ें बोलना शुरू करती है। वो वही बातें बताती है जो उस रात उसके साथ उस टेंट में हुई थी। वो कहती है कि मैं टेंट में सो रही हूँ, अचानक से टेंट की जिप खुलती है, जिसके बाद एक औरत बाहर से आती है। वो मुझे अपने साथ उठा के ले जाती है, लेकिन मैं नींद में ही लग रही हूँ। किसी ने भी मेरे टेंट में मुझे देखा नहीं। वो औरत मुझे लेके जा रही है पास ही के जंगल की तरफ, एक पेड़ के नीचे लेके जाती है, जहाँ पे देखने से लग रहा था कि उसने कुछ क्रियाएं की हुई थी। उसके ऊपर मुझे बैठाती है। थोड़ी देर वो कुछ पूजाएं करती है, कुछ क्रियाएं करती है, और मुझे लिटरली बहुत हैवी सा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शरीर पे कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है, और मैं जागने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं जाग नहीं पा रही थी। जिसके बाद थोड़ी देर यही सब कुछ चलता रहता है और मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं, मतलब दो अलग अलग दिमाग काम कर रहे हैं। कोई और चीज़ है जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और लिटरली मुझे नींद पड़ जाती है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी जब होश खुलती है तो मैं अपने टेंट में थी और ये सुबह हो चुकी थी, और मुझे सब पूछ रहे थे कि आखिरकार तेरे साथ पिछली रात हुआ क्या। निर्मला ने बताया वो बताना चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसके मुंह से निकल ही नहीं पा रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद कोई डर था या फिर कोई क्रिया थी जिसकी वजह से उसके मुंह से ये बातें निकल ही नहीं रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके उसने अस्मिता को सब बताया था, जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली फैमिली को पता चला था और झाकरी तक उसको पहुंचाया गया था। अब यहाँ पे अस्मिता उनको बताती है। वो कहती है कि एक औरत थी जिसका नाम लता था, और वो केयर टेकर थी हमारी वहाँ पे, जहाँ पे हम कैंपिंग के लिए गए थे, पिकनिक के लिए गए थे। वही औरत इसको छोड़ने भी आई थी, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि ये टेंट से बाहर कब गई थी। पता नहीं किस तरह का इल्यूजन हुआ था, या फिर उस औरत यानी कि लता ने ही कोई क्रिया की थी जिसकी वजह से कोई भी उठ ही नहीं पाया था टेंट के अंदर। जब वो छोड़ने आई थी तभी सबकी नींद खुली थी, और तभी सबने ये सब कुछ देखा था, और वही सब कुछ अस्मिता को अभी तक याद रह गया था। खैर, इसके बाद ये झाकरी उनको बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि असल में ये जो औरत थी इसने तांत्रिक साधनाएं की थी, कुछ शैतानी शक्तियां थी जिनको उसने पजेस किया था, और उनसे वो हेल्प लेती थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे दूर हो जाते हैं। लता के साथ भी यही हुआ था। उसने ये क्रियाएं सीखी थी, ये शैतानी आत्माएं पोजेस की थी, और उसी के चलते उसके पति, उसके बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अकेली रह गई थी। लेकिन अब ये चीज़ें उसको भी परेशान कर रही थी। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस तरह की क्रियाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो इन चीज़ों से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब वो इनको किसी और पे ट्रांसफर कर दें, कुछ क्रियाओं के थ्रू। और शायद इसी वजह से लता को सबसे इजी टारगेट इस कैंप में गया हुआ एक बच्चा लगा जो अभी स्कूल में ही पढ़ता था, और इसी के चलते उसने निर्मला के साथ ये सब कुछ कर दिया था। ये जो झाकरी थे, इन्होंने 3 दिन निर्मला को वहीं पर रखा। उसकी पूजा की गई, उस पर कुछ क्रियाएं की गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक हुआ। निर्मला ठीक हो गई, लेकिन इस झाकरी ने उनको ये भी बताया कि अब अगर वो कोशिश भी करेंगे तो भी उनको लता मिलेगी नहीं। निर्मला की फैमिली जाती है उसको ढूंढने, लेकिन सच में वो मिलती ही नहीं है। ऑनर से बात की जाती है। वो कहता है कि जिस दिन ये सारे बच्चे यहाँ से गए थे टीचर्स के साथ अपने, उसी दिन से लता भी गायब है। उनको नहीं पता कि वो आखिरकार है कहाँ। निर्मला की फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की इसके बाद उसको ढूंढने की, क्योंकि उनकी बच्ची अब ठीक हो गई थी। उसने एग्जाम्स दिए, बहुत मुश्किल से वो पास हुई, लेकिन फॉर्चुनेटली पास हो गई थी। फैमिली भी इस चीज़ के लिए बहुत खुश थी कि चलो जो भी निर्मला के साथ हुआ, उसके बावजूद उसने अपने एग्जाम्स क्लियर किए। उसके बाद निर्मला थोड़ी ही समय के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि इतने सारे बच्चे, टीचर्स वहाँ पे गए हुए थे, सिर्फ निर्मला ही क्यों, किसी और पे ये चीज़ क्यों नहीं की गई। कोई ये जवाब आज तक समझ ही नहीं पाया, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। सो ये था एक नेपाल का इंसिडेंट जो कि हमें ये बताता है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा है जो एकदम से अलग बिहेव करना शुरू कर देता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ को एक बार ज़रूर चेक करें।
हो सकता है या तो वो स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, या फिर उस पे किसी ने इस तरह की कोई क्रिया की हो जिसकी वजह से आपका बच्चा परेशान रह रहा है। अगर आप पूछेंगे, हो सकता है आपका बच्चा आपसे शेयर करे। निर्मला के पेरेंट्स अगर फोर्स करते तो शायद निर्मला अपने पेरेंट्स को भी ये चीज़ें बताती, शायद थोड़ा पहले ये सब कुछ ठीक हो जाता, शायद निर्मला अपने एग्जाम्स में सब ठीक करती। खैर, जैसे भी हो, निर्मला ठीक हो गई, लेकिन इस तरह की कोई भी देरी होने से पहले अगर आपका बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ पे एक चेक ज़रूर दें। हमारा ये इंसिडेंट शेयर करने का यही मोटिव रहता है। हम किसी तरह के अंधविश्वास को फैलाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपको फ्यूचर में टैकल करनी पड़ती है तो आपको पता हो कि उसका सोल्यूशन क्या है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को हाइप कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अगर कोई आपके सजेशंस हैं, अगर आप तारीफ करना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें मैसेज में भी भेज सकते हैं। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।